गुड मॉर्निंग इवनिंग सर। एवरी गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग सर। कल आज मंडे हो गया ना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के स्कूल का आप क्या बता रहे थे, छुट्टी कब तक है? सर 15 तारीख तक। 15। सर 15 तारीख तक है, पर फिर भी मैं 22 तक छुट्टी करूंगा क्योंकि मेरा एग्जाम 22 को है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो मेरी बात। मेरी आज टीचर से बात हुई, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक चीज करवा रहा हूँ। अब देखो, वेडनेसडे को आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद अगला टेस्ट आपका संडे कब है? संडे को, ठीक है। तो अब आने वाले दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लान। ठीक है। एक तो 15 जनवरी को, वेडनेसडे को आपका मॉक टेस्ट होगा। आपको मॉक टेस्ट देना है और फिर उसका इवनिंग में डिस्कशन होगा, जैसा हर बार होता है। और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है सबको, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये पहला चीज। Yes, sir. सेकेंड चीज, फिर आपका है 16, 17 और 18। 16, 17 और 18 जनवरी। ठीक है, मतलब थर्सडे, यस सर। फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन आपके, मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था, फुल या फिर ऐसा सोचो, कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन, कंप्लीट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कितना ही बोल दूं अभी भी आपको फॉर्मूले अच्छे से रटे हुए नहीं होंगे, है ना? ठीक है, तो आपको फॉर्मूले सारे याद करवा दिए जाए, सारे फॉर्मूला आप बार बार याद कर लो। उसके लिए मैंने डिस्कस किया सब टीचर्स के साथ कि इस तरह से हम प्लान करें ताकि आपको इन 3 दिन सिर्फ फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के, कंप्लीट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट जेई मेंस आपको रिवाइज कराया जाए अच्छे से, ताकि सारा रिवीजन आपका इसके दौरान हो जाए। जो भी फॉर्मूला भूल गए वो फॉर्मूला याद हो जाए। इनकेस उन फॉर्मूला में कोई ऐसी चीज हो जो आपको लग रही कि सर इसको कैसे अप्लाई करना, तो आप क्लास में या क्लास के बाद पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये चीज 1 घंटे में नहीं हो पाएगी, पर डे अगर 1 घंटा ले तो पॉसिबल नहीं है, अच्छे से अगर करवाना है तो। इसलिए कम से कम हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा तो देना पड़ेगा, ताकि 6 घंटे, 3 दिन में 6 घंटे पर सब्जेक्ट अगर मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो इसके लिए 2 आवर पर सब्जेक्ट पर डे का स्लॉट निकालना पड़ेगा, तब जाके ये चीज बहुत अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइम डिसाइड किया गया वो है 10 से 12 मॉर्निंग में, लिख देता हूं अच्छे से यहाँ पे, 10 AM टू 12 नून आपका। इसमें आपका हो जाएगा फिजिक्स, फिर 2 से 4 लगभग 2 PM टू 4 PM इस स्लॉट में आपका होगा केमिस्ट्री। और इवनिंग में 6 से लास्ट में मैं आ जाऊंगा, 6 से 8 में हो जाएगा आपका मैथ। अच्छा, मतलब 2-2 घंटे के स्लॉट रखें जिसमें आपका इन 3 दिन, ये तीनों दिन में ये टाइमिंग स्लॉट चलेगा, 16, 17 और 18 तारीख। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग भी इवनिंग तक अपलोड करवा दी जाएगी, ताकि इनकेस किसी बच्चे का मान लो स्कूल इंपॉर्टेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हो, अगर आपसे कुछ मान लो मिस भी हो जाता है तो आप एटलीस्ट इन रिकॉर्डिंग को देख के अपना रिवीजन कर लें। मेरे हिसाब से सबके लिए मेरा ये सजेशन होगा, अब देखो आखिरी मोमेंट आ गया है,
अगर आपके स्कूल में कोई ज्यादा अर्जेंट काम ना हो, ठीक है, मतलब अर्जेंट काम क्या होता है कि मान लो कोई प्रैक्टिकल हो, ठीक है, इस तरह का कोई अर्जेंट काम ना हो, तो आप हो सके तो बीमारी या फिर जो भी बहाना बना के छुट्टी लेके, ठीक है, इन क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करें। इसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी अपने टीचर्स ने भी, ताकि मैक्सिमम आपको इन चीजों का फायदा मिले। टारगेट यही रहेगा कि आपका अच्छे से फॉर्मूला रिवीजन हो जाए, ताकि फिर बचे हुए दिन में जब भी आपका टेस्ट है उसके पहले हम एटलीस्ट अपने एंड पे अच्छे से आपका फॉर्मूला रिवीजन करवा दें। क्या है, आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आपको अब देखो, इसमें हो सकता है किन्हीं बच्चों का स्कूल हो, सब कुछ हो, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि अगर मान लो मैं इवनिंग में रखता एक एक घंटे में, तो चीजें अच्छे से कवर नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं फिर दिमाग में वो रहता कि भाई अच्छे से कवर नहीं हुई। सुबह के 2-2 घंटे के स्लॉट मिले, हो सकता है आधा घंटा 10-15 मिनट ऊपर नीचे एक्सटेंड भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, ये ऐसे स्लॉट है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन अगर मान लो स्कूल जरूरी नहीं हो, सब कुछ आपके निपट गया हो, तो छुट्टी मार के ये पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना, ताकि बचे हुए जो टाइम में उसमें आप अपना सेल्फ स्टडी भी कर सको। जो आपके टॉपिक आपको जो पढ़ने हैं, जो जो फॉर्मूला आपने पढ़े, उसमें लग रहा है कि यार ये कैसे अप्लाई करना है, तो उसके खुद से ही 2-3 क्वेश्चन लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में मैंने फॉर्मूला रिवीजन करा दिया, आप अपने आप खुद को क्रॉस चेक करते जाना, हाँ ये फॉर्मूला मुझे पता है, इसको कहाँ पे अप्लाई करते ये पता है। कहीं आपको लगा कि नहीं यार ये फॉर्मूला मेरे को जो अप्लाई करने में थोड़ा मैंने शायद कम प्रैक्टिस करी, तो आप फिर बाद में क्लास के बाद उसको अप्लाई करना, खुद से बिना देखे वापिस इन सब सारी चीजों को पढ़ना। तो अगले 3 दिन तक भी अगर ये ढंग से कर लिया आप लोगों ने, तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यूटिलाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता ही है, थर्ड आपका 19 जनवरी ऑफलाइन टेस्ट भी रखा गया है, जो जो बच्चे दिल्ली के उनके लिए, और जो बाकी बच्चे सबके लिए ऑनलाइन तो है ही है। ये आपका मॉक टेस्ट वापिस से मॉक टेस्ट हो जाएगा, एंड अगेन उसी दिन इवनिंग में टेस्ट डिस्कशन। इवनिंग में आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट डिस्कशन 19 जनवरी। फिर बहुत सारे बच्चों का 22 से पेपर है, तो 20 एंड 21 जनवरी आपको हम ब्रेक देंगे, देयर विल बी नो क्लासेस। मतलब इसमें आप शांति से अपने दिमाग को काम रखना, ठीक है। अच्छा, इन सब दौरान में आपका जो सोने का टाइम है और उठने का टाइम है वो प्रॉपर होना। अब तो क्या सबको पता चल ही गया है, किसका मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट भी पता चल गया ना आपको, किसी डेट आई है? अच्छा, सर, डेट मॉर्निंग आई इवनिंग है। शिफ्ट, ओके। तो आप लोगों को आदत यही बनानी है कि किसी हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट थोड़ी आ गया। हाँ सर, मेरे वाले सर में किसी मेंशन किसी है। के ठीक है, जो भी हो, सर मेरे में नहीं। ओके। बस आपको ये आदत बनानी, जब अगर नहीं आया है तो बस आदत ये बनानी, भाई ऐसा मत करना कि सुबह सो रहे हो, ठीक है, टाइम से सोना टाइम से उठना, ताकि वो आदत बनी रहे आपकी इन आने वाले दिनों में, ताकि आपका पेपर के दिन आप एक्टिव हो, और जो भी स्लॉट में आपका पेपर हो उसमें तो आपको सुपर एक्टिव रहना, ठीक है। ज्यादा खाना भी इन दोनों लाइट खाओ, यूं नहीं कि पेट भर भर के खा रहे हो ठंडियों में। जितना ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा आपका माइंड मतलब नींद वगैरह आएगी। एकदम लाइट फूड लो, प्रॉपर फूड लो, घर का खाना लो, लेकिन लाइट लो, ठीक है। ज्यादा चावल मत खाओ, अदरवाइज ज्यादा चावल खाने से भी नींद आती है। एकदम जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट खाओ। फ्रूट्स को भी खाओ, जूस मत पीना, फ्रूट्स को चबा चबा के खाना, ठीक है। इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। ये एक अगला वीक आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद फिर 22 से लेके 22 से लेके कब तक, आई थिंक 29 तक क्लास। Yes, sir. यस सर। ओके, 20, हाँ, 22 से लेके 29 में आपके जेईई मेंस के सबके बच्चों के अलग अलग अटेम्प्ट होंगे। अब एक सेकेंड, इसको मैं, ठीक है चलो, 22 से लेके 29 के बीच में आपके जेईई में के अलग अलग अटेम्प्ट होंगे। इसके दौरान हम क्या कराना चाह रहे हैं, इसमें आपके हम जैसे अलग अलग बच्चों का अलग हो सकता है, किसी बच्चों का 22 को हो जाए, किसी को 28 को। तो लाइव पेपर डिस्कशन, मेमोरी बेस्ड, तीनों सब्जेक्ट का पीसीएम। जैसे मान लो 22 तारीख को जो पेपर सुबह हुआ,
मॉर्निंग में, ठीक है, उसका आफ्टरनून में के टाइम तक या दोपहर के टाइम तक उसका डिस्कशन हम कर देंगे। जो पेपर इवनिंग में हुआ उसका कोशिश करेंगे रात को उसी दिन डिस्कशन करते हैं। और जब पूरा पेपर लगभग अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे तो उस पेपर के क्वेश्चन विद पीडीएफ सॉल्यूशन आपको ग्रुप्स में एकदम टाइम टू टाइम अपडेट मिलता जाएगा। आप लोग यूट्यूब या इधर उधर सर्च कर करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, ये सारी मेहनत आपके टीचर्स कर लेंगे। आप लोगों के पास अगर आपका पेपर लेट है, आपके पास टाइम है, तो फालतू यूट्यूब पे चीजें मत देखना। इससे अच्छा जो भी आपने पढ़ा है उसी चीज को बार बार रिवाइज करना, फॉर्मूला रिवाइज करना, पीवाईक्यू आपने जो कर रखे उन्हीं को रीअटेम्प्ट करना, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें उसी को रीअटेम्प्ट करते जाना। इधर उधर सर्च करके अपना समय बर्बाद मत करना। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से ये अगला आने वाले प्लान है। Yes, sir. इसमें भी बस यही किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्या बन रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, फॉर्मूला रिवीजन भी हो जाए, ये चलेगा। जिसका पहले हो रहा है उसको घबराना नहीं है, उसको ये नहीं सोचना कि सर मेरा तो बहुत 22 तारीख को आ रहा है। कोई बात नहीं, चाहे 22 को या 28 को, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5-6 दिन में कोई कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं लेता है। ठीक है, इससे अगर आपका 22 का भी आ रहा है तो आपको ये नहीं सोचना कि काश मेरा लेट आ जाता है फिर वो हो जाता है। ठीक, बहुत सी बार ये भी होता है कि जितना जल्दी पेपर होता है उतना थोड़ा इजी भी रहता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो आपका जो भी स्लॉट आया आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसमें खुश रहना, फालतू भी नेगेटिविटी या फिर कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। इसके बाद और भी हमने प्लान किया था, एक सेकेंड मैं आपको इसी में ऐड कर देता हूँ। ये 29 तारीख तक आपका हो जाएगा, फिर लगभग एक वीक का आपको हम ब्रेक देंगे। 29 ये हो गया ना, हाँ ठीक। इसके बाद आपका 30 जनवरी से लेके लगभग 5 फरवरी तक आपका ब्रेक रहेगा। और उसके बाद जो भी 12th के बच्चे हैं 6 फरवरी से आगे फॉर ग्रेड 12 उनके लिए हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे बोर्ड्स के लिए। फॉर बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज चलेगी। मतलब आपके टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे प्रॉपर बोर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, उसमें आपको हेल्प देंगे और डाउट्स आता है तो आप डाउट्स तो पूछ ही सकते हो एनी टाइम। और जो बच्चे ड्रॉपर्स में हैं उनके लिए कंटिन्यूस जेई टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, मतलब आपके पार्ट टेस्ट फुल सिलेबस, अभी मैं प्लान बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं ड्रॉपर वालों के लिए, अभी मैं प्लान बनाऊंगा 1-2 दिन में। तो जेई वाले बच्चे जो ड्रॉपर्स में उनके लिए हम टेस्ट सीरीज चलाते रहेंगे और डिस्कशन का भी देखते हैं, डिस्कशन या फिर आपको वीडियो सोल्यूशन या टेस्ट सोल्यूशन जैसा भी प्रोवाइड कराएंगे। अब जो 12th के बच्चे हैं उनका जो बोर्ड्स का तैयारी चलता ही रहेगा। बीच बीच में आपको लगे कि हफ्ते में 1 आध दिन आपको पेपर देखना हो देना हो तो आप अपने हिसाब से, आपकी जैसी भी सहूलियत हो, आपको लग रहा है कि देख सकता हूं तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आप अपना बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि नहीं चलो बीच में एक हफ्ते में एक आधा पेपर में दे दूं, तो यहाँ से आप पेपर भी दे सकते हो। ग्रुप्स में हर चीज आएगी आपके पास। ठीक है, ये भी चीज बनेगी और ये भी चीज बनेगी। क्लियर है? और अगेन आपको पता है जैसे आपका बोर्ड्स खत्म होगा, जब भी आपका बोर्ड्स खत्म होगा, बोर्ड्स के खत्म होने के जस्ट बाद आखिरी के जो भी वीक एक हो सकता है हमको 6 या 7 दिन का समय मिले सेकेंड अटेम्प्ट के पहले, या 10 दिन का समय मिले, हो सकता है। जो भी 7 या 10 दिन का समय मिलेगा उसमें भी सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अगेन फुल सिलेबस पेपर और उसके रिवीजन और टेस्ट रिवीजन टेस्ट पेपर वो हम करेंगे और वो आगे का प्रोसेस चलेगा। तो ये अभी इतना हमने प्लान किया है। ठीक है, कि यहाँ तक आपको इस तरह से चीजें कराई जाएगी। आप लोग भी अपने हिसाब से अब देख लो कैसे आपको रिवीजन करना है, क्या करना है। ठीक है, आगे बात समझ में? यस सर। बोलो। Yes, sir. अब इसमें किसी को कुछ बोलना हो और कुछ ऐड करना हो, कुछ और हेल्प की जरूरत हो, कुछ बोलना हो तो बताओ। सर जो हमारे बोर्ड्स में कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसमें 18 डेज का गैप है और वही लास्ट में खत्म होगा, पर एक्चुअली वो अप्रैल में जाके खत्म हो रहा है। इसका मतलब टाइम ही नहीं बचेगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। हाँ होगा, हो सकता है ऐसा हो कि आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए टाइम ना बचे, हो सकता है 5 दिन या 6 दिन ही बचे, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। या आपको ये अब चीजें स्मार्टली काम करना होगा कि बोर्ड्स, मतलब ये मार्च और फरवरी और मार्च का जो महीना है पूरी तरह से किसी चीज को मत छोड़ना। हाँ, आप बोर्ड के लिए तैयारी करो, नो डाउट। 7 में से 5 दिन 6 दिन पूरा बोर्ड्स के लिए तैयारी करो। एक दिन में 3-4 घंटे, एक हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 घंटे आप थोड़ा थोड़ा जेई के लिए निकाल लोगे तो भी काम हो जाएगा।
या फिर अगर आपकी बोर्ड्स की तैयारी ठीक ठाक हो रही है, आपको लग रहा है कि फुल सिलेबस पेपर दे दे के मेरा काम हो रहा है, तो आप डेली का 1 घंटा निकालो, क्योंकि पूरे दिन तो कुछ रहेगा ही नहीं आपके पास, ना कोई क्लासेस चलेगी, ना स्कूल चलेगा, ना प्रैक्टिकल होंगे, तो आपके पास लगभग 10 घंटे होंगे पढ़ाई करने के लिए। तो 10 में से आप चाहो तो 8 घंटे बोर्ड्स के लिए दे दो, 2 घंटे जेई के लिए दे दो। इस तरह से मैनेज करोगे तो आपका अप्रैल अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा जा सकता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, और जब आपके बोर्ड के पेपर होंगे तब आप ये टाइम मत देना। जैसे मान लो आपका मैथ्स का पेपर आने वाला, तो छोड़ देना पूरा दिन, फिर अगले जो भी बोर्ड्स के बीच में अपना पूरा जो भी इसकी तैयारी करना, फरवरी में आप ये चीज कर सकते हो। आप चाहो तो जैसे 2 घंटे देना हो, 2 घंटे देना हो, बीच हफ्ते में 3 टेस्ट दे दो, हफ्ते में 2 टेस्ट दे दो, इस तरह से जैसा भी आपके हिसाब से आपको खुद से प्लान करना है कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी कैसी है। क्लियर है? खैर वो बात की बात है, अभी इतना ज्यादा आगे का नहीं सोचना है, पहले हम एटलीस्ट जनवरी अटेम्प्ट अच्छे से दे दे, उसके बाद दिमाग लगाएंगे। इसमें और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? ठीक है, ओके, चलो, तो ये आपको मैंने बता दिया है। अब कल हमारा पेपर डिस्कशन हम कर रहे थे, उसमें कुछ चीजें अधूरी रह गई थी, पहले उनको हम डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, उसको डिस्कस करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 61 देख लो एक बार। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले भी एक बार आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखा था? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, नंबर ऑफ एक्स वाई नेचुरल नंबर whose coordinate are inside the quadrilateral formed by the line। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 5,5 से पास करेगी। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आपका 5 है, ये भी आपका 5 है। थोड़ा मैं इंटीजर्स प्रॉपर्ली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इंटीजर्स किसके साथ डील करना है। 4 3 2 1, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एक लाइन ये हो गई। एक लाइन दूसरी कौन सी दी हुई है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इसको भी प्लॉट करेंगे, जैसे x को 0 रखने पे y2 आ रहा है और y को 0 रखने पे x1 आ रहा है, तो 2,1 इस तरह की कोई लाइन होगी। ठीक है, तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। एक तो x एक्सिस भी लेना है, y एक्सिस भी लेना है, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्या दिख गया सबको क्वाड्रिलेटरल? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. अब बोला गया इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने पॉइंट होंगे जिनके कोऑर्डिनेट इंटीजर्स हो, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें बहुत आसानी से लॉजिक ऐसे डेवलप करते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए वो इंटीजर नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो आप खुद सोचो, जैसे मान लो आप x को 1 रखते हो, तो देखो x को 1 अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. x को 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो ये 1,4 ये वाला पॉइंट है मेरा। अब मुझे इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर चाहिए, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप जैसे ये तो पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर x को 1 रखने पे क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे। एक तो देखो 4 तो नहीं आ सकता, 3 वाला आ सकता है, और 2 वाला आ सकता है, और 1 वाला आ सकता है ना? Yes, sir. ठीक है, x को 1 रखने पे y की वैल्यू कहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंटीजर कोऑर्डिनेट कौन कौन सा हो सकते हैं, 1,2 1,1 और 1,3। क्लियर है? इस लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट आ जाएंगे 1 के साथ। वैसे अब 2 के बारे में सोचते हैं। x को 2 रखने पे मैक्सिमम ये कहां तक जाएगा, 5। x को 2 रखने पे इस लाइन पे x को 2 रखोगे तो y कितना आएगा, 3। तो 2 रखने पे y मान लो 3 आ रहा है, तो ये पॉइंट क्वाड्रिलेटरल को। तो इसके नीचे कौन कौन से पॉइंट बचे, 2 और 1। तो ये 2 पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट इंटीजर है, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो x को 2 रखने पे 2,2 2,1 ये 2 पॉइंट आएंगे। मतलब आपको क्या निकालना है, ऐसे पॉइंट जिनके नेचुरल नंबर कोऑर्डिनेट्स कैसे हो, नेचुरल नंबर। फिर 3 पे 3 रखने पे 2 तक जाएगा मैक्सिमम, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, ये वाला। फिर 4 रखने पे वैल्यू 1 आ रही है, अब 1 से कम तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो बस यहीं पे एंड हो जाएगा।
तो 3 वाले के केस में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा 3,1। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर होंगे, Yes, sir. इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल के आगे नहीं जा सकता। अब देखो 1 से कम में सोच नहीं सकता क्योंकि मुझे नेचुरल नंबर लेना था। 1 2 3 4 इन सब के लिए मैंने सोच लिया। 4 के कारण भी नहीं है क्योंकि 4,1 अब 4,1 से वो पॉइंट जो है 4,1 क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं आ रहा है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। क्लियर है? बोलो, यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत। Yes, sir. अब अगला आपका था ये वाला 62। 62 आपको मैंने बता दिया था होमोजीनियस है। बोलो, x बाय, इसको चाहो तो आप Yes, x sir. बाय y में भी होमोजीनियस बना सकते हो, y बाय x में भी बना सकते हो। यहाँ पे सिर्फ x बाय y दिया, तो आप चाहो तो x बाय y, तो x बाय y में अगर होमोजीनियस बनाना है तो dy बाय dx की इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, सॉरी dx बाय dy की इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से dx बाय dy कितना आ जाएगा, यहाँ से dx अपॉन dy, तो ये उधर जाके माइनस में चला जाएगा। तो x स्क्वायर log xy को आगे लिख देता हूँ, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और जो dx के साथ है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब सब जगह मुझे x बाय वाई क्रिएट करना है, तो ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अगर ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब क्लियरली दिख रहा है होमोजीनियस है। x बाय वाई को आप u मान लोगे और इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कर लोगे ना सॉल्व? मैंने कहा Yes, डिफरेंशियल sir. इक्वेशन से ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस का डायरेक्ट केस था, जैसे u मानोगे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगी, बहुत आसान इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 63। तो 63 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट था 63 में। क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे ले रहा हूं। पहले तो मुझे ये समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है। 13वां जो सेट है उसका मीन पूछ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 13वां जो सेट आएगा, 13th जो टर्म आएगा, उस 13th टर्म का मीन क्या होगा। आप देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है? 1 है ना, एक टर्म हमारी। One. सेकेंड टर्म में इस सीरीज की सेकेंड टर्म में 2 टर्म हमारी 2 और 3। थर्ड टर्म में 3 टर्म हमारी 4 5 6। फोर्थ टर्म में अगली 4 टर्म हमारी 7 8 9 10। इसी तरह से 13th टर्म में भी कुछ नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, वो मुझे पता करना है। तो आप लॉजिकली पहले तो ये बताओ कि 13th जो टर्म होगी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 13. 13। 13 ही होगी। आपको समझ में आ रहा है? पहली टर्म में अगर एक टर्म है, दूसरी वाली सेकंड वाली में 2 टर्म है, तीसरी वाली ब्रैकेट में 3 टर्म है, चौथी में 4 टर्म है, तो 13th वाला जो ब्रैकेट होगा उसमें 13 टर्म होगी। चलो ये तो समझ में आ गया। अब वो 13 टर्म कौन सी होगी ये सोचना होगा थोड़ा। अब देखो मेरे लिए लास्ट टर्म प्रेडिक्ट करना आसान है। कैसे? देखो ये 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो फोर्थ टर्म में कहां तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। 10. थर्ड टर्म में बढ़ता जा रहा है, एक, फिर सेकंड टर्म में 2 टर्म, फिर 3 टर्म, फिर 4 टर्म। देखो फोर्थ टर्म तक कितनी? 10 टर्म हो गई, 10 तक चली गई नंबर, सॉरी तो 10 टर्म नहीं 10 तक नंबर चला गया। ये कैसे पता चला? देखो पहले में 1 नंबर आया, फिर दूसरे में 2 नंबर आए, तीसरे में 3 डिजिट ऐड हुए, चौथे में 4 डिजिट ऐड हुए, तो टोटल कितने हो गए? देखो ये 10 के बराबर आ गए। लॉजिकली सोचो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा खुद से सोचो कि जो पहला टर्म था उसमें 1 था, फिर दूसरे में 2 3 आ गया, है ना, तो 1 2 3, चौथे में 4 5 6, मतलब देखो 6 टर्म हो गई है ना। 5वें में 12 तक होगा। हाँ 5वें में 12 तक होगा। तो यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हो? देखो तीसरे टर्म तक 6 तक पहुंच गए, है ना, चौथी टर्म तक 10 तक पहुंच गए। तो ये यहाँ पे कैसे पता चल रहा है? ये आगे और सब कंसेक्यूटिव है, सब क्या है? कंसेक्यूटिव। तो यहाँ पे अगर मैं सोचूंगा, अगर इस सबको साथ में ले लूं, तो यहाँ पे देखो चौथी टर्म तक 10 तक पहुंच गए थे। अब इसमें कैसे सोच सकते हो? जैसे आप
नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दो। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म में तो 1 है, पहले टर्म में 1 टर्म है, दूसरे में 2 टर्म, तीसरे में 3 टर्म, चौथे में 4 टर्म, पांचवे में 5 टर्म होगी, है ना? क्लियर है? यस सर। इन सबका एडिशन कितना होगा? 15। 15। तो देखो आपका जो पांचवा टर्म होगा उसमें कहां तक टर्म जाएगी? 15 तक जाएगी। देखो क्रॉस चेक करके देख लो। 10 के बाद क्या आएगा? 11, 12, 13, 14, 15, है ना? जी सर। तो मैं 1 से लेके 5 तक ऐड किया तो जो आया आंसर वो पांचवी टर्म का लास्ट टर्म होगा। 1 से लेके 4 तक ऐड करो तो क्या आएगा? 10। तो वो चौथी टर्म का लास्ट टर्म होगा, है ना? यस सर। 1 से लेके 3 तक ऐड करो तो कितना आएगा? 6। तो वो थर्ड टर्म का लास्ट टर्म होगा। लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। तो आप मुझे बता सकते हो 13th टर्म का लास्ट टर्म क्या होगा? 90. 91. Very good. It is the last term of 91। fourth term. So it is the, ये 15 क्या है? The last term of fifth term, and 6 is what? Last term of third term. So third bracket, थर्ड है ना? ये third bracket बोल दो ताकि confusion ना हो। Third bracket, ये fifth bracket और ये fourth bracket। अब जो 13th वाला होगा तो आपको पता है 13th वाले ब्रैकेट में लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + 3 अप टिल 13 करना पड़ेगा ताकि इसका लास्ट टर्म पता चल जाए, है ना? बोलो, लास्ट टर्म ऑफ 13th ब्रैकेट। यस सर। द लास्ट टर्म ऑफ 13th ब्रैकेट, इन सबका सम आएगा। देखो इन सबका सम करके तो हम लास्ट टर्म पता कर रहे हैं। यस सर। तो n × n + 1/2 का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। यस सर। ये कितना आ जाएगा? 91। तो जो 13th ब्रैकेट होगा उसमें बहुत सारी टर्म्स होगी लेकिन उसका लास्ट टर्म कितना होगा? 91 होगा। यहां तक समझ में आ गया? जी सर। अब इस 13th ब्रैकेट का आपको मीन निकालना था। आप देखो, अब मुझे आगे का टर्म नहीं पता है, पीछे का पता चल गया तो मुझे इसके आगे के तो पता कर ही सकता हूँ। 91 के पहले कौन आ रहा होगा? 90 आ रहा होगा, उसके पहले 89 आ रहा होगा, एंड सो ऑन। मुझे ये पता है नंबर ऑफ टर्म्स तो 13 है ना? बोलो। यस सर। अब मुझे क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। इसका क्या निकालना है? मीन। तो मीन कैसे निकालोगे? इस ब्रैकेट का मीन, इन सबका सम, डिवाइडेड बाय 13। है ना? इन सबका सम बाय 13। वेरी गुड। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये एक तरह की एपी है ऊपर, है ना? यस सर। कॉमन डिफरेंस कितना है? -1। तो इस एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। n/2 2a + n-1 इंटू डी। डी कितना है? -1 डिवाइड बाय 13। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस तो ये आ जाएगा -12। इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेना, 91 - 6 85। क्लियर हो रहा है लॉजिकली? Yes, sir. यस थोड़ा सर। सा अलग क्वेश्चन था, बस इसमें अगर लॉजिक डेवलप हो जाएगा तो ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, एक बार और आप घर पे इसको रिट्राई जरूर कर लेना। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया। 64th में पिछली क्लास में समझाया था, डायरेक्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का क्वेश्चन था। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख लोगे। कॉर्ड सर, ऑफ एक बार कॉन्टेक्ट, स्लाइड पीछे करना। हाँ डाउट है? ओ सर, बस लास्ट वाला थोड़ा देख रही थी। ओ, हो गया सर। 64th में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखी थी हमने। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t = 0 होती है। उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को सर्कल के साथ सॉल्व कर लोगे तो आपके पास पॉइंट ए और बी आ जाएगा। क्लियर है? और या फिर दूसरा अच्छा तरीका मैंने और क्या सिखाया था, ये वाला डिस्टेंस वाला। हमेशा जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कॉर्ड मतलब कॉर्ड की लेंथ पूछे तो ये डायग्राम हमेशा याद रख लेना। क्लियर है? जब भी कॉर्ड की लेंथ पूछे तो कौन सा डायग्राम याद रख लोगे? ये सर्कल। सर्कल के अंदर मान लो कोई कॉर्ड है, इसकी लेंथ आपको पूछी है, तो ये डायग्राम ही आपको हर बार काम आएगा। कौन सा डायग्राम? सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है। ये डिस्टेंस d निकाल लेना। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस के बराबर है। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो l/2 आ जाएगा। क्लियर है? आया ना? जी सर। ठीक है, इसके बाद अगली वैरायटी देखते हैं फटाफट जल्दी से।
क्वेश्चन 65 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। थोड़ा टफ कैटेगरी में जा सकता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल था। सुनो ध्यान से, पहले पढ़ लो क्वेश्चन सब लोग। GX आपको दिया हुआ है 3f of x by 3 plus f of 3 minus x, ये GX दिया हुआ है। और एक चीज जो गिवन है, f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिटवीन 0 to 3। और तीसरी चीज, g इज डिक्रीजिंग इन 0 से अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन अल्फा से 3, तो 8 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन के साथ कुछ जो छोटी छोटी स्टेप्स है, वो स्टेप्स बहुत काम की है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब जब भी आपको ये चीज देते हैं, f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हो? डिक्रीजिंग इसका फंक्शन है वो, सिंगल डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है सर। ग्रेटर देन 0 होगा सर। कौन ग्रेटर देन, हाँ डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ये तो दिया हुआ है। इससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे? इंक्रीजिंग कौन होगा? लेस देन 0 वाला। नहीं नहीं नहीं, देखो डबल डेरिवेटिव पॉइंट पे वो होगा f डैश x। हाँ क्या क्या, एफ डैश एक्स के क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमा होगा। हाँ ठीक है, देखो थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 दो तीन चीजें बताता है, एक तो कॉन्केविटी में कॉन्केव अप बताता है और कॉन्केव डाउन बताता है। पहली चीज मतलब अपवर्ड कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, तो कॉन्केविटी है। दूसरा, आपको एक चीज पता है, ये फंडामेंटल, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? f डैश x का। ये किसका Yes, sir. डिफरेंशिएशन है? डबल डैश f डैश x का। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये, अगर इसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। यस सर। तो ये भी इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए कि ये डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, ये किसका डेरिवेटिव है? f डैश x का डेरिवेटिव है। मतलब ये आप कहीं ना कहीं आपका f डैश x आपका इंक्रीजिंग होगा 0 से 3 में। 0 से 3 में फंक्शन का मतलब f डैश x मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब g के बारे में बोला गया कि g जो है 0 से अल्फा में g जो है वो डिक्रीजिंग है, और अल्फा से लेके 3 में g जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है भैया। तो और अपन को f डैश x में रिलेशन दिया हुआ है, वो पूछा गया है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जी में भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बोला गया। अच्छा, जी अगर डिक्रीजिंग है तो 0 से अल्फा में जी डैश क्या होगा? बोलो। नेगेटिव। Less than 0, है ना। यस सर। 0 से अल्फा में अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? नेगेटिव। अल्फा से 3 में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 0। यस सर। तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का ही रोल है, तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 एज इट इज f डैश ऑफ, पहले f का डिफरेंशिएशन x by 3, f डैश x by 3, फिर अंदर वाले x by 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 1 by 3, है ना। यस सर। फिर इसका डिफरेंशिएशन f of 3 minus x, और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन -1। तो फाइनली आपका g डैश x जो आ जाएगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। f डैश ऑफ x by 3 माइनस f डैश ऑफ 3 minus x। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब सोचते हैं इस कंडीशन को। 0 से अल्फा में g डैश x क्या है? नेगेटिव। g डैश x क्या है? नेगेटिव। और g डैश x मतलब f डैश x by 3 माइनस f डैश 3 माइनस x इज नेगेटिव। ये उधर चला जाएगा अगर, तो क्या बन जाएगा? f डैश ऑफ x by 3 इज लेस देन f डैश ऑफ 3 माइनस x।
अब आप मुझे बताओ, क्या ये अंदर वाली टर्म के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस ये सर। कैसे होगी, इनकी इनइक्वालिटी कैसी होगी? x/3 लेस देन 3 माइनस एक्स और x/3 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स, ये किससे पता चलेगा? ग्राफ से। हाँ, एफ डैश का फंक्शन है ना, और एफ डैश के बारे में हमको क्या बोला गया? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी सेम रहती है या चेंज हो जाती है? सेम रहती है सर। सेम रहती है, याद आ गया? अगर फंक्शन यस इंक्रीजिंग सर। है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। हाँ, है ना? जी सर। हम्म, ठीक है, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर x उधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये एलसीएम लोगे तो ठीक है, तो x लेस देन कितना आ जाएगा? चेक कर लेने का, 9/4 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ओमेगा x में कंडीशन क्या थी? 0 से अल्फा लेस देन 9/4, मतलब अल्फा आपका क्या हो जाएगा? 9/4। यस सर। और अल्फा का 9/4 है तो 8 अल्फा कितना आ जाएगा? 18। 18 क्लियर है? सर आगे बात समझ में? हाँ सर हाँ। यहाँ इनइक्वालिटी की जगह इक्वेलिटी कर देते 0 से, फिर मतलब इनइक्वालिटी यूज करी ना आपने, जैसे अल्फा पे तो कॉन्केविटी चेंज हो रही है, मतलब वो एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, तो 0 होगा अल्फा पे। नहीं, अल्फा पे एफ डैश एक्स का साइन थोड़ी चेंज हो रहा है, जी एक्स का साइन चेंज हो रहा है। एफ डैश तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना मेरा। वो हाँ जी वाला का फंक्शन का। हाँ तो जब जी डैश अल्फा 0 है ना, मैंने जी डैश अल्फा 0 पुट कर दिया था हाँ डायरेक्ट हाँ ही, तो हाँ। इक्वेलिटी कर देते ही इनइक्वालिटी क्यों? तो जी डैश अल्फा आप 0 से इक्वेट कर दोगे अगर, तो उससे आ रहा है आंसर? सर डायरेक्ट आ जाता, हाँ इनइक्वालिटी नहीं रहती, बस इज इक्वल टू आ जाता। अच्छा, हो सकता है इक्वल टू आ जाए, ठीक है। तो सर वो सही है, कुछ गलत कर दिया मैंने? तो जी डैश अल्फा आप 0 से इक्वेट करोगे तो फिर आप क्या करोगे कि जी डैश अल्फा इक्वल टू 0, तो जी डैश अल्फा बाई 3 माइनस दिस, तो जी डैश एक्स बाय 3 इक्वल टू दिस। अच्छा, दोनों आपने इक्वल है तो अंदर के फंक्शन को इक्वल कर दिया। इंक्रीजिंग है, अंदर के फंक्शन फिर इक्वल होंगे या नहीं होंगे? फंक्शन की एक ही वैल्यू होती है ना, मतलब इनकी एक ही पॉइंट। जैसे सर एक्स डाला हमने, तो एक हम्म, एक्स से एक ही चीज बनेगी, एक ही चीज फंक्शन में वैल्यू देगी ना। तो मतलब 3x हाँ 3 माइनस जो है वो x के बराबर होगा, और x-3 भी x के बराबर ही होना चाहिए, मतलब y हाँ जो भी है। हाँ, बोल सकते हैं। क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट मतलब 1 1 होगा ना। समझ पा रहे हो जो आप कह रहे हो? 1 1 है ना, मतलब एक एक्स यस पे सर। एक ही आउटपुट आएगा तो आप इक्वल कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि मान लो 1 1 नहीं होता, ग्राफ अगर टर्न कर जाता तो हो सकता है दो अलग अलग एक्स पे सेम वाई आ जाए, तो अपन पता नहीं कि x1, जैसे मान लो एफ ऑफ x1 पे भी वैल्यू सेम आ रही है, एफ ऑफ x2 पे भी वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि x1 x2 के बराबर ही हो। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने अल्फा को इक्वेट कर दिया और x1 इक्वल टू x2 किया, यही किया था आपने, यस है ना? सर। लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो पॉसिबल है ना? अगर मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब मैनी वन होता तब ये पॉसिबल नहीं था, है ना? यस सर। ठीक है, तो वहां से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। क्वेश्चन में जो छोटी छोटी स्टेप्स यूज हुई ना, ये इंपॉर्टेंट थी। एक तो खासकर ये वाला, अब ये भी कहीं कहीं पे काम आ जाए तो याद रखना, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग, तो इसका भी यूज हमने तो यहाँ पे किया, ठीक है, ध्यान रखना। यस सर। चलो, इसके बाद ये 66 हो गया था क्या? क्या डाउट था? सर तब टाइम के चक्कर में किया ही नहीं था। एक्चुअली मुझे मुझे मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मुझे क्यों पता नहीं क्यों लग रहा है इजी है। एक बार वापस ट्राई करो सब लोग, ओके सर। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, हो सकता है मतलब मुझे लग रहा है इतना ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट डुएबल क्वेश्चन, करो ट्राई। सब लोग कोशिश करो, अल्फा निकालो सबसे पहले।
आया क्या अल्फा? हेलो सर कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। करो करो। सर 2/3 आया। मतलब वही आगे जो अंदर था, है ना? यस सर। सेकंड में और सेकंड में 1/3 आया। 1/3 आया। 1/3। ठीक है। ये ट्राइंगल से किया होगा आप लोगों ने। यस सर। एक ट्राइंगल मान लो बना लिया थीटा का, इसको थीटा मान लें अगर, cos थीटा 2/3, तो 9 - 4 ये कितना आ जाएगा? √5 है ना? जी सर। तो इसको आप लिखोगे tan इनवर्स, है ना? बोलो। यस सर। या फिर और क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है चलो इसको मान लो tan इनवर्स लिखा, तो tan इनवर्स वो आएगा √5/2, तो √5/2 बाहर आ जाएगा। और कैसे किया आप लोगों ने, मतलब वैल्यू रख रख के किया या फिर और के तरीका? यस तो सर। इसी ट्रायंगल ट्राइंगल से कन्वर्ट कर करके किया आप लोगों ने भी? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको आपने लिखा होगा tan इनवर्स √5/2, तो tan ऑफ tan इनवर्स x बाहर आ जाता है। यस सर। अब cot इनवर्स √5/2, तो अब ये बेस, ये परपेंडिकुलर और बाहर क्या है? साइन। इसको अब चाहो तो नया एंगल मान लो अल्फा मान ले, अल्फा के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? √5, और ये कितना हो जाएगा? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 3, है ना? तो साइन अल्फा पूछा, तो साइन अल्फा वापस कितना रहा? 2/3। हमारा इसको अल्फा माना, आपको निकालने किसकी वैल्यू थी? साइन अल्फा की वैल्यू। उस ट्रायंगल में साइन अल्फा कितना है? 2/3। तो आपका ये वाला जो, इसको अल्फा मत मानो, दो एंगल से कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मान लो 5 मान लिया आपने, तो ये अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3, बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। देखो ये टफ नहीं था, समझ पा रहे हो आप? अरे बोलो, ये ट्राइंगल बना बना के तो कर सकते हो। यस सर। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना वापिस। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अल्फा आया आपका 2/3, सर बीटा ट्रायंगल चेंज नहीं किया। ऊपर में √5 परपेंडिकुलर पे है और नीचे में वो एडजेसेंट पे क्यों है? ठीक है, ये अरे सॉरी, एक मैं बता देता हूँ, मैं समझ गया आपसे। देखो बाकी लोग सॉल्व करते रहो, जिसने अल्फा बीटा निकाल लिया पता करो एबीसी की वैल्यू कितनी होगी, और तब तक ये लोग, बाकी लोग समझो, जिसको डाउट है इसमें अल्फा कैसे निकालना वो समझो। तो सबसे पहले जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले एंगल, ये cos इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई ना कोई एंगल होता है, जिसको मैंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। तो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन ऑफ cot इनवर्स tan ऑफ थीटा, इसमें कन्वर्ट हो गया। जहां पे थीटा का ट्राइंगल कैसे दिखेगा? मैंने किसको थीटा माना है? cos इनवर्स 2/3 को आपने थीटा cos माना है, इनवर्स 2/3। तो cos थीटा आपका हो जाएगा 2/3। तो cos किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। नहीं सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ से आपका ये कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा, 5 का बराबर। √5। ठीक है, अब और ये आपने एंगल जो माना था थीटा माना था, तो ये ट्राइंगल आपका बन चुका है। अब आप चाहो तो tan थीटा की वैल्यू पुटअप करो, है ना? और कोई तरीके tan को अगर आप मान लो cot में कन्वर्ट कर दे, π/2 माइनस cot, तो भी काम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से मान लो tan थीटा की वैल्यू पुटअप करोगे, यहाँ पे क्या है? tan थीटा आ गया, इसको आपने थीटा माना था ना, थीटा। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा आपके पास? √5/2। √5/2। तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ cot इनवर्स √5/2। तो ये यहाँ तक आ गए। इसके बाद अब वापिस साइन के अंदर कोई ना कोई एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको मान लिया फाइ, इसको नया क्या मान लिया? फाइ। तो cot इनवर्स √5/2 को आपने एक नया एंगल मान लिया
5, यहाँ से cot 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5/2। तो आपको निकालना क्या बेसिकली, ये कितना हो जाएगा, sin 5 हो जाएगा, साइन 5 ठीक है। सेम वैसे ही ट्रायंगल बना वापस से फिर से ट्राइंगल बनाएंगे, मुझे sin 5 निकालना, तो ये मेरा 5 हो जाएगा, cot क्या है, √5/2, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज में बेस 3 आ अपॉन जाएगा, परपेंडिकुलर ठीक है। तो ये मेरा sin 5 कितना आ जाएगा, 2/3, 2/3 ठीक है। ठीक है, और भी आसान तरीके थे इसके वैसे, जैसे मान लो इसको आप cot इनवर्स का, यहाँ पे cot की इनवर्स के अंदर 10 है ना, तो cot इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो या तो cot इनवर्स ऑफ समथिंग को आप चेंज कर सकते हो tan इनवर्स और अंदर को रेसिप्रोकल कर दो, या फिर cot इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स, है ना, याद आ रहा है। देखो एक और तरीका सिखा रहा हूं, cot इनवर्स को लिखने का तरीका क्या होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, है ना। अब देखो tan इनवर्स ऑफ 10, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, बोलो, वो π/2 माइनस cos इनवर्स क्या होता है, sin इनवर्स, वो बाहर साइन था, तो डायरेक्ट आंसर 2/3 आ जाएगा, है ना, बिना ट्रायंगल के भी, क्लियर है। Yes, sir. तो वही मैं सोच रहा था, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनेगा इसी, तो ये ज्यादा आसान था। अब देखो अगले वाला भी देखो ध्यान से, इसमें भी सोचते हैं, अंदर कॉसेक इनवर्स है, अंदर कॉट है, फिर tan इनवर्स है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई जुगाड़ बन सकता है क्या, देखो ध्यान से, कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल सकते हैं, बोलो, यस सर। जी सर। कॉसेक इनवर्स और साइन इनवर्स में क्या रिलेशन होता है, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू इनवर्स Cosec 1/x। 1/x 1/x, तो मतलब जो भी चीज कॉसेक इनवर्स के अंदर होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो Yes, कॉसेक sir. इनवर्स के अंदर जो भी चीज है उसको अगर साइन इनवर्स में बदलना है, तो जो भी कॉसेक इनवर्स के अंदर चीज उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यस सर कॉट ऑफ समथिंग, है ना, क्लियर है। Yes, sir. 1/cot को आप क्या लिख सकते हो, अब देखो बाहर साइन साइन ऑफ साइन इनवर्स, सेम एंगल बाहर आ जाएगा। ये बच्चे दिस ब्रैकेट है ना, यस सर यस अब ये ब्रैकेट की वैल्यू में पुट अप कर देता हूँ, ये ब्रैकेट में था क्या, 10 इनवर्स 1/3। 1/3, तो ये भी डायरेक्ट 1/3 बना दे, ठीक है। तो कोई भी तरीका अपना, अल्फा बीटा, आपको अल्फा दिया था 2/3, बीटा दिया था 1/3, इक्वेशन निकाल लोगे और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस कर देना, क्लियर है। इक्वेशन कैसे निकालोगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यस सर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट सर वॉइस और स्क्रीन दोनों नहीं आ रही सर। आया ना जवाब, तो हाँ सर ना वॉइस आ रही है ना स्क्रीन दिख रही है सर। एक सर, मिनट visible आ गई सर। एक आ मिनट रही है सर, आ गई हाँ एक मिनट वापस से मैं नेटवर्क चेक कर रहा हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट में वापस मैं दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग तब तक क्वेश्चन नंबर 67 करें एवरीवन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
67 अपनी अपनी कॉपी में उतारो, मैं वापस रिजॉइन कर रहा हूँ। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। एफ एक्स इक्वल टू दिस, एक क्वाड्रेटिक गिवन है। यहाँ पे हर गिवन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर। बी के बारे में क्या बोला गया है? एक नेगेटिव ऑड इंटीजर है। नेगेटिव ऑर्डर। हाँ, हैज टू Yes, sir. डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एज इट्स रूट्स, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो प्राइम नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसके रूट्स हैं वो प्राइम नंबर है। एक और कंडीशन गिवन है कि b प्लस सी की वैल्यू 15 है। इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? अल्टीमेटली अगर आप b और c निकाल लो तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब दो तीन चीजें हमको ध्यान समझनी होगी। पहली बात, कोएफिशिएंट में रिलेशन दिया हुआ है b और c में, तो रूट्स में भी एक रिलेशन दिया हुआ है, तो रूट्स और कोएफिशिएंट का रिलेशन लिखना होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट्स द रूट बी अल्फा एंड बीटा। जब भी आपको देखो क्वाड्रेटिक का मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन जनरली इससे आता ही है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अब वो इजी भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। ये थोड़ा सा मीडियम हार्ड कैटेगरी में आ गया, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही है आपके सिलेबस में, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रूट्स में भी कुछ ना कुछ बोला गया, और जो कोएफिशिएंट है बी और सी उसमें भी रिलेशन है, मतलब कहीं ना कहीं इनके कोएफिशिएंट को लिखना ही पड़ेगा। तो सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा बताओ? माइनस माइनस बी माइनस बी। माइनस बी। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा? सर सी सी। ये सबको समझ में आता है ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, ये सम ऑफ द रूट जो है ये माइनस बी है, तो ये जो वैल्यू होगी ये कैसी होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड, इवन क्या होगी? बी के बारे में कंडीशन देखो, बी इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर, तो माइनस बी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव। पॉजिटिव लेकिन पूरा बोलो, ऑड इंटीजर। इंटीजर। मतलब सम ऑफ द जो रूट है, देखो मैं तो अल्फा और बीटा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सम ऑफ द रूट मेरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो अल्फा बीटा के बारे में क्या बोला कि अल्फा बीटा आपके प्राइम नंबर है, ठीक है? तो मेरे सम ऑफ द रूट जो है ऑड आ रहे हैं। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा? ये सी, ये ऑड आएगा या इवन आएगा? जो सी है, अगर ये पता चल जाए ऑड इवन, तो मुझे पता कर लूंगा अल्फा बीटा कैसे होंगे। पहले मुझे बताओ ये सी जो होगा ये क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव, मतलब जैसे ऑड ऑड मिलके अगर नहीं, एक मतलब वो बन जाता सिर्फ ये बताओ ऑड आएगा कि इवन आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, सी ऑड आएगा या इवन आएगा ये बताओ। हाँ, सर क्या आएगा? इवन सर। इवन आएगा सर। हाँ इवन। लॉजिक क्या है? सर इवन ऑड की मल्टीपल। सर नहीं, बी नहीं। ऑड है ना और नेगेटिव है, तो बी को अगर हम लोग 15 में जोड़ देंगे तो वो हाँ, हाँ। के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे देखो आपको एक चीज गिवन है, बी प्लस सी आपका 15 है ना? सी इक्वल टू Yes, 15 sir. माइनस। अब ये एक ऑड नंबर है, ये एक नेगेटिव ऑड नंबर है, तो इन दोनों का मतलब एडिशन, ऑड प्लस ऑड ऑलवेज क्या सब- होता है? इवन होता है। यस सर। मतलब सी आपका इवन नंबर होता है। क्लियर है? अब यस दो सर। नंबर का प्रोडक्ट इवन है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट इवन कब पॉसिबल है?
जब एक को ऑड होना पड़ेगा और एक को इवन, या फिर दोनों इवन हो जाए, यस सर। या तो दोनों इवन हो जाए या फिर एक ऑड एक इवन हो जाए, हाँ है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है। दो नंबर का प्रोडक्ट इवन कब आता है? जब दोनों में से कोई एक इवन हो या फिर दोनों इवन हो। अब मेरे को क्वेश्चन में एक चीज क्या गिवन है, सम, दोनों का सम ऑड है, तो दोनों इवन, ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला होगा, सम ऑड चाहिए ना, तो दो इवन का सम तो कभी भी इवन ऑड नहीं आ सकता ना, तो मतलब एक ऑड होगा और एक क्या होगा, इवन होगा, तभी जाके सम ऑड आएगा, प्रोडक्ट इवन आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। मतलब अल्फा और बीटा में से कोई एक आपका इवन होगा और कोई एक ऑड होगा, तो मैं अज्यूम करूं लेट अल्फा इक्वल टू कोई एक इवन और कोई भी अज्यूम कर सकते, मान लो अल्फा को इवन अज्यूम कर लिया और बीटा को ऑड अज्यूम कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मुझे वापस क्वेश्चन को देख के बताओ, क्या आप अल्फा और बीटा की कोई एकाधिक किसी की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या होगी? सर अल्फा 2। वेरी गुड। एक चीज यहाँ पे एक और गिवन थी, प्राइम नंबर है। अब अल्फा और बीटा का प्राइम है तो इवन प्राइम तो एक ही पॉसिबल है। यस सर। क्वेश्चन में क्या बोला था, अल्फा और बीटा प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 2 को छोड़ के सब ऑड होते हैं। यस सर। यस सर। तो 2 को छोड़ के सब, माइक ऑफ करो, नॉइज आ रहा है। 2 को छोड़ के सब ऑड होते हैं, तो एक ही इवन पॉसिबल है, दैट इज 2। मतलब अल्फा की वैल्यू आपकी 2 आ गई, ये पता चल गया, मतलब एक रूट तो पता चल गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा निकालना है तो वो तो निकाल लेंगे। बी प्लस सी हमें दिया हुआ है, तो यहां से हमने निकाल लिया अल्फा आपका 2 होगा, क्योंकि एक ही इवन अल्फा, मुझे पता है अल्फा इवन नंबर है और प्राइम भी है, तो इवन प्राइम तो एक ही पॉसिबिलिटी क्या है, 2 है। अब बी प्लस सी आपका दिया हुआ है 15, बी की जगह रख दोगे आप अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम्स, और सी की जगह आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 15। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास बीटा आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। एक बार वापस देखो, है ना, अल्फा आ जाएगा बीटा आ जाएगा, तो आप एफ एक्स की इक्वेशन निकाल लोगे, निकाल लो ना। चलो यहाँ से बीटा कितना आ रहा है बताना। 17। बीटा 17 आ रहा है, ठीक है। तो रूट्स पता चल गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी माइनस रूट डी बाई 4। नहीं, माइनस डी बाई 4 ही आता है बस। सर रूट नहीं मिनिमम, आता। हाँ, मिनिमम कहाँ पे आता है, माइनस डी बाई 4 पे आता है। क्लियर है? ओके सर। ध्यान रखो, पीक पॉइंट तो भूलना ही नहीं है, क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स का पॉइंट हमेशा याद रखना है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अच्छा था क्वेश्चन। यस सर। अब देखो, ये पेपर डिस्कशन में कितनी चीजें सीखने को मिलती हैं, है ना? बोलो। मतलब जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ना, देखो सम ऑड है, प्रोडक्ट इवन है, तो कोई ना कोई एक ऑड एक इवन होना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कहीं और क्वेश्चन में यूज हो जाए। यस सर। इवन प्राइम है तो ये भी कहीं यूज हो सकता है। ये पीक पॉइंट का कॉन्सेप्ट कहीं यूज हो सकता है। पीक पॉइंट क्या होता है, माइनस बी बाई 2 है, कॉमा माइनस डी बाई 4 है ना? यस सर। ठीक है, चलो एक बार और क्वेश्चन को रिपीट ट्राई कर लेना। ये 69 तो देखो आपको मैंने बताया था, देखो इसमें क्या क्या नंबर यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो मिनिमम नंबर इसमें ऐड करो ताकि इक्विवेलेंस बन जाए। अब देखो 1 2 3 4 ऑलरेडी आ रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो ऐड करने पड़ेगा, है ना? यस सर। तो मैंने Yes, आपको sir. सिखाया भी था कि अगर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, टोटल पेयर कितने बनेंगे, 16। 4 और 4 के टोटल पेयर कितने बनेंगे, 16। और सिंस देखो ऑलरेडी इन 3 पेयर में ये 3 तो आ ही रहे, तो अगर इक्विवेलेंस बचाना तो बचे हुए को भी आना ही पड़ेगा, है ना? ये क्लास में क्वेश्चन कराया था, क्योंकि इन देखो 3 पेयर में 1 2 भी आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है, 3 4 भी आ रहा है, तो लगभग सारे डिजिट यूज हो रहे हैं। तो जो बचे हुए पेयर है, अगर इक्विवेलेंस बचाना है तो बचे हुए पेयर मतलब कितने बचेंगे, 13 नंबर, तो 13 आपको ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है? यस सर। या फिर आप देखो, अगर डायरेक्ट नहीं करना हो तो रख रख के देख लेना कौन कौन से ऐड करने। क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और अच्छा था, पहले वो करते हैं। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अच्छा था, देखो क्या, एक मिनट, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा आया था, जिसमें
हाँ ये वाला क्वेश्चन, एक सेकंड, ये रह गया 60। एक बार 60th क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसके इंटीग्रेशन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, फिर वो डेफिनेट वाला भी क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक तो एक्स स्क्वायर का टर्म है और दूसरा जो टर्म है, अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है, पहले ये सोचो। तो नीचे वाले को टी मानेगा, ऊपर dt में चला जाएगा। हाँ लेकिन ऊपर वाला पूरा dt में नहीं जाएगा। पूरा नहीं जा सकता, एक्स स्क्वायर बचता है। हाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस चीज का जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, जैसे x tan x प्लस 1 का अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डिफरेंशिएशन इंटू tan x प्लस x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, है ना। यस सर। तो इसको t मानने पे ऊपर वाला dt में जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये x स्क्वायर पड़ा रह जाएगा फिर, है ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देख पा रहे हो कि इसका इंटीग्रेशन आसान है मेरे लिए। अगर सिर्फ इतना सा होता तो इसका इंटीग्रेशन आसान था। यस सर। अगर सिर्फ बाय इतना पार्ट्स लगाएंगे इसमें। हाँ बाय पार्ट्स लगा देंगे। इसका अगर सिर्फ इतना सा पार्ट होता तो इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान था। तो जिसका इसका इंटीग्रेशन आसान है वो बचे हुए फंक्शन में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन आसान है तो इन दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे आसान है, इसको टी मानेंगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो 1/t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, दैट इज आ जाएगा -1/t। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने -1/t है। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड इसको मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, -1/t, दैट इज -1/x tan x + 1 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है। यस सर। तो यहाँ तक इसका तो काम हो चुका है, अब इसका इंटीग्रेशन सोचना पड़ेगा वापस से। तो ये जो बचा हुआ फंक्शन क्या दिया हुआ आपको, इसके बारे में सोचो। ये 2x अपॉन x tan x + 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, इसका कैसे करें। ये क्वेश्चन मैंने क्लास इलस्ट्रेशन में भी लिया था जो आपको इंटीग्रेशन पढ़ा। बताओ। 2 मिनट सर। हाँ सोचो सब लोग आराम से, शांति से, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग सोचो जरा। 2x अपॉन x tan x + 1 इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। यहाँ तक तो हम आ गए, एक बार कैलकुलेशन भी देख लेना यहाँ तक सही है कि नहीं। टाइम भी हो गया कितनी जल्दी। जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। करके देख लो, करके देखो हो रहा है क्या। सब लोग देखो करके साइन कॉस में हो रहा है क्या। और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, बाई पार्ट्स भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करोगे अब ध्यान से ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है, इसको अगर मैं u मानू, इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। यस सर। और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ये सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था, याद आ गया मेरे को। ये साइन से साइन Yes, कैंसिल हो जाएगा, तो x cos x dx देखो ऊपर दिया हुआ है। यस सर। तो नीचे वाले को t मानने पे ऊपर वाला dt में जा रहा है ना। जी सर। तो हो गया सॉल्व, 1/u का इंटीग्रेशन log u हो जाएगा। क्लियर हो गया। यस सर हो गया। ओके ठीक है। आज भी थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए हैं। आपके ग्रुप्स में सॉल्यूशन आ गए थे। आ गए सर। सर आप ठीक है, तो एक बार प्लीज बच्चे हुए क्वेश्चन भी खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। नहीं कोई समझ में आए तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में डाल देना। अच्छा यहाँ पे सारे बच्चे डाउट डिस्कशन ग्रुप में एडेड है ना। यस सर। यस सर। तो उस ग्रुप का यूज करो। मैं देखता हूँ बस कुछ ही बच्चे, थोड़े बहुत बच्चे डाउट पूछते, हो सकता है बाकी बच्चे इधर उधर गूगल से सर्च कर लेते होंगे।
तो अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट करते रहो अपने अपने डाउट्स। अब आखिरी का एक हफ्ता बाकी है तो उसमें टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, बाकी बच्चे भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और कोशिश करना मोबाइल का ज्यादा यूटिलाइज ना करो, क्योंकि मोबाइल अगर आसपास रहेगा कंट्रोल होगा नहीं, आप कुछ ना कुछ इधर उधर फेसबुक इंस्टाग्राम पे चले ही जाओगे। मोबाइल का यूज कम से कम जितना जरूरी उतना ही करना है। कसम खा लो, मतलब भगवान के वहां जाओ, वहां हाथ रख के कसम खा लो कि मोबाइल जितना काम होगा उतना ही यूज करेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा यूज करने पे 100 रुपए फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके सर। ये मतलब अगले 30 तारीख तक के लिए कसम खा लो कि मोबाइल 10 सेकंड के लिए भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे। अगर मान लो ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है, तो बाहर घूम के आ जाओ, छत पे 2 चक्कर काट लो, मुंह धो लो, चॉकलेट खा लो, फ्रूट खा लो, लेकिन टाइम पास करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए मोबाइल यूज नहीं करेंगे। मोबाइल सिर्फ उतना ही यूज करेंगे जो ज्यादा ही मेरा क्लास के रिलेटेड, जेई के रिलेटेड होगा, या अपने सर की मतलब अपने सर की नहीं, वहां भगवान जिसको भी मानते हो आप उनकी कसम खा लो कि अगले 30 तारीख तक मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू।